साल 2045 में कुरुम कॉर्पोरेशन, जिसका नेतृत्व जीनियस ली सेन कर रहे थे, ने एक हाइपर रियलिस्टिक वर्चुअल गेम विकसित किया जिसे उन्होंने एरी नाम दिया। यह गेम बहुत लोकप्रिय हुआ और जल्दी ही इसके 1 अरब से ज्यादा यूजर हो गए। उन्होंने गेम में एक इवेंट जोड़ा जिसमें खिलाड़ियों को सिर्फ 10 स्ट्राइक में एक वुडन डॉल तोड़ना होता था ताकि उन्हें एक गारंटीड महंगा गेम कैप्सूल मिल सके जिसकी कीमत 50 मिलियन थी और सभी स्टैट्स में 5 बोनस पॉइंट्स। गेम लॉन्च होने के 1 साल से ज्यादा समय तक कोई भी खिलाड़ी इस इवेंट को क्लियर नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गेम का कस्टमर केयर सेंटर भी डर गया था कि उन्हें शिकायतें मिलेंगी कि गेम में एक असंभव इवेंट डाला गया। रिलेशंस ऑफिसर अपना रिजाइन लेटर देने वाला था, तभी एक अज्ञात खिलाड़ी, जो साफ है हमारा एमसी है, चुनौती लेने आगे आता है। सब लोग उस पर ध्यान नहीं देते जब तक कि वह अपनी तलवार निकालकर एक सिंगल क्रिटिकल हिट नहीं मारता जो वुडन डॉल को आधा काट देता है। यह सबको चौंका देता है क्योंकि वह पहला व्यक्ति है जिसने इवेंट क्लियर किया। टीम लीडर तुरंत उस शख्स का बैकग्राउंड चेक करवाता है और उन्हें पता चलता है कि उसने जो तलवार इस्तेमाल की वह एक ईपीक वेपन है जो कुछ खास गंभीर नहीं है। यह उनके इंटरेस्ट को और बढ़ाता है क्योंकि वह एक ईपीक वेपन है से डॉल को हरा पाया। इवेंट क्लियर करने से पहले हमारा एमसी किम ह्यूनू एक सपने से उठा जिसमें उसके पिता जल रहे थे और वह उन्हें बचा नहीं पाया। वह अपने दोस्त किम जून से हॉस्पिटल लॉबी में मिलता है। हाई टोपी और फेस मास्क पहने होता है ताकि उसका चेहरा छुपा रहे। जून उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है और उसका दोस्त उसे टीज करता है कि वह हॉट है। ह्यानू गुस्से में अपना फेस मास्क हटाता है और उसके नीचे के जले हुए स्कार को दिखाता है। जून फिर कहता है कि वे अपने डिस्कशन के मेन टॉपिक पर आते हैं। वह हयानू से पूछता है कि क्या वह औरी नाम के गेम के बारे में जानता है, लेकिन हमारा एमसी तो पूरी तरह से अनजान है। यून उसे गेम का क्विक समरी देता है और बताता है कि गेम में एक इवेंट है जो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। जून बताता है कि इस इवेंट को कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, इसमें सारे बड़े नाम भी शामिल हैं। वह हायनू को रिवॉर्ड के बारे में बताता है जो इवेंट क्लियर करने पर मिलेगा और सुझाव देता है कि उन्हें इसे ट्राई करना चाहिए। हयू हैरान है कि वह क्यों कह रहा है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि लाखों लोग पहले ही असफल हो चुके हैं। जून मानता है कि यह मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। जून मानता है कि हयानू की मदद से उनके पास इवेंट क्लियर करने का मौका है। हयानू अभी भी कंफ्यूज्ड है और जून उसे 10 मिलियन एक कैप्सूल दिखाता है जो उसने गेम में ट्राई करने के लिए खरीदी थी। हयानू शॉक्ड है कि उसके दोस्त ने 10 मिलियन खर्च किए। हमारा एएमसी विश्वास नहीं कर पा रहा कि गेम कैप्सूल इतना महंगा है और 1 बिलियन से ज्यादा लोग इसे खेल रहे हैं। जून मानता है कि यह इन्वेस्टमेंट के लायक है और बताता है कि अगर चीजें सही रहीं तो उसे अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। असल में गेम में रियल वर्ल्ड करेंसीज ट्रेंड हो रही हैं और इससे और लोग जुड़ने हैं। जियोन थक चुका है एक्सप्लेन करने में और सुझाव देता है कि हयानू कैप्सूल में जाए और गेम शुरू करे। हयानू उतना एक्साइटेड नहीं है और पूछता है कि कैप्सूल कहां से आया। जियोन कहता है कि कैप्सूल के सोर्स को भूल जाओ और बस ये ध्यान दो कि इसमें अमेजिंग रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। हियानसू अभी भी डाउटफुल है और कहता है कि कोई गारंटी भी नहीं है कि वे गेम में कुछ भी कमाएंगे। हियानू सोचता है कि उसके दोस्त को क्या हो गया। जून कहता है कि यह एक इन्वेस्टमेंट है और याद दिलाता है कि उनके पास उसके साथ चांस है। हयानू समझ नहीं पा रहा कि जून क्या कह रहा है। तब जून बताता है कि एआर के गेम में एक ब्लैकस्मिथ क्लास है। जून को यह अवांसम लगता है क्योंकि हियानू एक वर्ल्ड फेमस ब्लैकस्मिथ का अकेला बेटा है। हियानू आखिरकार समझ जाता है कि उसका दोस्त शुरू से क्या कह रहा था। हियानू अपनी टोपी हटाता है और एक्सीडेंट के बाद का चेहरा दिखाता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ है और वह जून को बताता है कि वह किसी भी काम के लिए फिट नहीं है। पता चलता है कि उसके पिता वर्कशॉप में आग की एक्सीडेंट में शामिल थे। जब हयानू ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो वह भी जल गया। हालांकि उसने अपने पिता को बचा लिया, हयानू कभी पूरी तरह से होश में नहीं आया। मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हयानसू को छोटी मोटी जॉब्स करनी पड़ी। वह एक दिन काम कर रहा था जब सुपरवाइजर ने उसे हैमर से नेल लगाने का आदेश दिया। हयानसू हमेशा हैमर में परफेक्ट था क्योंकि उसने इसे 10 सालों से किया था, लेकिन उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वह अब हैमर में स्ट्रेंथ नहीं डाल पा रहा और इसी वजह से वह सोचता है कि वह ब्लैक स्मिथिंग से संबंधित किसी भी काम के लिए फिट नहीं है। हयानू अपने दोस्त को बताता है कि वह सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक रहेगा। हयानू दरवाजा खोलने ही वाला है कि ज्यून उसे रोकता है और कहता है कि असली इडियट तू ही है। वह याद दिलाता है कि वह अपने पिता की मेडिकल बिल्स के लिए अपनी जान और मेहनत लगा रहा है और जो जॉब्स वह कर रहा है वे सस्टेनेबल नहीं है। जून बताता है कि गेम में वो सब कुछ है जो उसके सभी ट्रीटमेंट्स और जीवन को सही करने के लिए चाहिए। जून रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करता है और कहता है कि हयानू कभी क्विटर नहीं रहा। वह बताता है कि वह कैप्सूल के पैसे देगा और सिर्फ यह चाहता है कि हयानू उसकी बात सुने। जून कहता है कि एक बार ट्राई कर और अगर पसंद नहीं आया तो क्विट कर सकता है। हियानसू रिप्लाई नहीं देता और बस बाहर चला जाता है। काम करते समय हियानू भूल नहीं पा रहा कि उसके दोस्त ने क्या कहा। यह लगातार उसके दिमाग में बज रहा है, लेकिन वह इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अपने पिता के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाने हैं। तभी वह मेटल टकराने की आवाज सुनता है और यह उसे सब कुछ याद दिलाता है जो उसने खो दिया था। इससे उसकी क्यूरियोसिटी जागती है और वह गेम चेक करने का निर्णय लेता है। वह गेम कैप्सूल की तरफ जाता है और खोए हुए समय को वापस पाने की इच्छा उसे गेम में प्रवेश करने के लिए प्रेरित
प्रेरित करती है। गेम स्टार्ट होते ही हयानू कैरेक्टर क्रिएशन स्पेस में आता है। जब उसे अपना निकनेम सेट करने को बोला जाता है तो वो अपना रेगुलर नाम ही यूज करता है। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उसके बॉडी टाइप के हिसाब से कैरेक्टर क्रिएट करना शुरू कर देता है। यानू हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल ब्लेमिश फ्री बन रहा है। परफेक्ट कैरेक्टर क्रिएट होने के बाद सिस्टम पूछता है कि क्या वो इससे प्रोसीड करना चाहता है। यानू बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके राइट हैंड की स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है और वो छोटी सी मुस्कान के साथ खुश होता है। वो खुद को जून करिन मानकर सोचता है कि इससे कैसे चुकाएगा। फिर गेम उससे बान टेरिटरी, जो बिगिनर जोन है, में स्पॉन कर देता है। यानू आसपास घूमता है और जल्दी ही रेन की स्मिथी तक पहुंचता है। स्मिथी के अंदर ब्लैकस्मिथ एक तलवार बना रहा होता है और मेटल को जोर से मार रहा होता है। यानू आता है और कहता है कि ब्लैकस्मिथ गलत तरीके से काम कर रहा है। ब्लैकस्मिथ शॉक हो जाता है और कंफर्म करने के लिए पूछता है। यानू रिपीट करता है और समझाता है कि ये मेथड कभी अच्छा सोर्ड नहीं बनाएगा। ब्लैकस्मिथ थोड़ा गुस्सा होता है कि एक नोबडी जैसे ह्यानू उसके काम में इंटरफियर कर रहा है। फिर वो ह्यानू को मल्लेत देता है और कहता है कि खुद ट्राई करे। ब्लैकस्मिथ वार्न करता है कि अगर फेल हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हयानू बिना हेजिटेशन के अग्री कर लेता है। हयानू फौज के पास जाता है और जैसे ही हैमर उठाता है, यूज याद आता है कि पिछले 3 साल से उसने ये काम नहीं किया। फिर भी वो अपने अंदर का स्किल पर विश्वास करता है। हर स्ट्राइक के साथ उसके डल सेंसेस वापस जिंदा हो जाते हैं और वो खुद को एक बार फिर से जीवित महसूस करता है। ब्लैकस्मिथ इनिशियली डाउट करता है, लेकिन धीरे धीरे ह्यानू की मूवमेंट और कॉन्फिडेंस देखकर सोच बदलता है। फिर ह्यानू एक प्रोफेशनल मूव यूज करता है, फोल्डिंग, रीअटैचिंग और रिफाइनिंग स्टील, जो इम्प्यूरिटीज को रिमूव करता है। ब्लैकस्मिथ शॉक हो जाता है क्योंकि ये सिंपल मेथड उसने कभी ट्राई नहीं किया था। जब ब्लैकस्मिथ अप्रेजल स्किल यूज करता है तो स्टील डी ग्रेड से सी ग्रेड में अपग्रेड हो जाता है। ब्लैकस्मिथ ऑलमोस्ट लूज हिज माइंड कर लेता है क्योंकि इतनी शॉर्ट टाइम में ऐसा जंप कभी भी नहीं देखा। यानू रात भर हैमर मारता रहता है। जब वह उठता है तो भोर हो चुकी होती है और उसे पूरी तरह से हैरानी होती है कि ह्यूनू अभी भी भट्टी पर है। वह रात भर उसी तरीके से लोहे को कूट रहा है। जब वह अपना मूल्यांकन करता है तो लोहार यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसे बी ग्रेड में अपग्रेड कर दिया गया है। लोहार को यकीन नहीं हो रहा है कि हिंसू बी ग्रेड तक पहुंच गया है और जो वह देख रहा है उसे देखते हुए हंजू जल्द ही रुकने वाला नहीं है। क्षण भर में ह्यूनू थक जाता है और जैसे ही वह तलवार गिराने वाला होता है, लोहार उसे उससे ले लेता है और पूछता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि वह उसके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। जब लोहार मदद की पेशकश करता है तो हयानू मुस्कुराता है और लोहार उसे धन्यवाद देता है। फिर दोनों तलवार पर काम करने लगते हैं। लोहार अपनी नोटबुक निकालता है और कुछ निर्देश लिखने लगता है। कुछ ही देर में हयानू स्टील को ग्रेड में धकेल देता है। लोहार मजबूर होकर खुलकर स्वीकार करता है कि हयानू अद्भुत है, क्योंकि उसे शुरुआती स्तर पर कभी कोई दुर्लभ ग्रेड की वस्तु नहीं मिली। जाहिर है, इससे हयानू एक अनोखी तलवार बना सकता है। लोहार खुश और उत्साहित है। हयानू उसे चौंका देता है और कहता है कि अभी जश्न मनाने लायक नहीं है। लोहार यह सुनकर चौंक जाता है और हयानू इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि तलवार की मूठ अब भी तैयार नहीं हुई है और धार को और भी तेज करने की जरूरत है। लोहार बिल्कुल नौसिखिया लगता है जब हनु उसे बताता है कि ब्लेड अभी पूरी तरह से तीक्ष्ण नहीं हुआ है। लोहार स्वीकार करता है कि वह पहले कभी हुनु जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला और बताता है कि वह बचपन से ही हथौड़ा चला रहा है। चूंकि हयुनु अपने साथ एक तलवार ले जाने की योजना बना रहा है, लोहार सुझाव देता है कि वह एक और तलवार बनाए। इस बार लोहार दुर्लभ गढ़ने वाली सामग्री मिथ्रिल निकालता है। लोहार बताता है कि मिथ्रिल एक पारिवारिक विरासत है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और ह्यूनु पूछता है कि वह उसे यह सामग्री क्यों देगा। लोहार स्वीकार करता है कि उसने ह्यांसो से बहुत कुछ सीखा है और वह और सीखना चाहता है। इसके अलावा लोहार के पास मिथ्रिल बनाने का कौशल नहीं है और वह देखना चाहता है कि ह्यूनु इससे किस तरह का ब्लेड बनाने वाला है। लोहार बताता है कि उसे ह्यूनु की रक्षा करने की इच्छा हो रही है। ह्यूनु हैरान रह जाता है क्योंकि मिथ्रिल केवल पौराणिक कथाओं में ही मौजूद है, लेकिन आखिरकार उसे इतनी पौराणिक चीज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि उसने पहले कभी इसके साथ काम नहीं किया है, फिर भी ह्यानु जोखिम उठाने और यह देखने के लिए तैयार है कि इस भट्टी से क्या निकलता है। चूंकि उसे नई सामग्री मिल गई है, ह्यानु कहता है कि उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। लोहार यह सुनकर खुश होता है और पूछता है कि क्या वह तलवार बनाने में ह्यू के साथ शामिल हो सकता है। ह्यानु उसकी विनती मान लेता है क्योंकि लोहार ने उसे एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती चीज दी थी। लोहार यही नहीं रुकता और ह्यूनु को गुरु कहने के लिए भी कहता है। ह्यानु चालाकी से प्रस्ताव ठुकरा देता है क्योंकि लोहार उससे काफी बड़ा दिखता है। इसके साथ ही
दोनों उस सामग्री पर काम शुरू कर देते हैं और 1 महीने बाद हयानू अपनी मनचाही तलवार गढ़ लेता है। इसके बाद वह इवेंट पास कर गया और खेल प्रबंधन को हयानू के बारे में बस इतना ही पता चला। केंद्र की टीम हयानू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाई। जाहिर है वे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए क्योंकि उसने रुकने की जिद की थी ताकि पपराजी से बचा जा सके। टीम उसका पीछा करती रही और उन्हें जल्द ही पता चला कि वह शिकार प्रशिक्षण मैदान में घुस गया है। प्रवेश द्वार पर प्रशिक्षक हयानू को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वह अब भी इतना मजबूत नहीं है और उसे पहले एक खरगोश का शिकार करना चाहिए। हयानू जिद करता है कि वह रुकना चाहता है, लेकिन प्रशिक्षक को भरोसा दिलाता है कि वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। प्रशिक्षक रेलसन उसे तलवार चुनने के लिए कहता है, लेकिन हयानू प्रशिक्षक से बेरुखी से कहता है कि वह अपनी तलवार लाया है और वह इसी तलवार का इस्तेमाल करने वाला है। जाहिर है हयानू शुरुआती जोन में 1 महीने तक सिर्फ कुछ खास कौशल हासिल करने के लिए रुका था। वह शुरुआती जोन की एकमात्र महाकाव्य श्रेणी की तलवार हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन वह अभी भी पहले स्तर पर है। जब खेल के निर्माता को यह पता चलता है तो वह सुझाव देता है कि वे हयानू को छोड़ दें ताकि वे देख सकें कि वह खेल में कितना आगे जा सकता है। शिकार के मैदान के प्रशिक्षक को यकीन नहीं हो रहा कि एक पहले स्तर का खिलाड़ी अपनी तलवार इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। प्रशिक्षक खेल में लोहार बनने की कोशिश करने के लिए हयानू का मजाक उड़ाता है। फिर वह बताता है कि शिकारगाह एक खतरनाक जगह है जहां हर जगह राक्षस मौजूद है। प्रशिक्षक का दावा है कि एक प्रशिक्षित तलवारबाज बेकार उपकरणों वाले आदमी से कहीं बेहतर होता है। प्रशिक्षक का हनु के प्रति लगाव जल्द ही कम हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे उससे नफरत होने लगी है। हयानू को इससे कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि असल जिंदगी में भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। तभी हयानू रेलसन से कहता है कि वह उसे शिकारगाह के सबसे कठिन रास्ते से गुजरने के लिए कहे, क्योंकि वह वहां से गुजरे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इससे रेलसन और भी नाराज हो जाता है और वह हयानू को एक परीक्षा देकर सबक सिखाने का फैसला करता है। वह हनु से कहता है कि वह उसके पीछे आए ताकि वह उसे एक विशेष परीक्षा दे सके जिसका वह सामना कर सके। रेलसन उसे भूत के पिंजरे के पास ले जाता है और हयानू से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि वह सचमुच इस परीक्षण में भाग लेना चाहता है। हयानू बिना झिझके हाँ कहता है। रेलसन गुस्से में हयानू से कहता है कि अगर वह परीक्षण में असफल हो जाता है तो उसे 1 हफ्ते तक शिकारगाह में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि हयानू प्रशिक्षक को और भी ताना मारता है और उससे पूछता है कि क्या तीसरा चरण ही एकमात्र उपलब्ध चरण है, क्योंकि वह एक ही बार में सभी चरणों को पार करने की योजना बना रहा है। हयानू की बातों से प्रशिक्षक लगभग गुस्से से भड़क उठता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह गुस्से में पिंजरे को चौथे चरण में खोलता है, जहां एक स्तर 15 का पागल भूत रहता है। यह वह जगह थी जिसे अब तक कोई पार नहीं कर पाया था। तभी हयानू खुद को भयानक भूतों से भिड़ते हुए पाता है। भूत उसकी ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन हयानू शांत रहता है। वह अपनी ओर झपट रहे उस कष्टप्रद भूत का इंतजार करते हुए अपने हथियार का निशाना साधता है और सिर्फ एक वार में उसे काट गिराता है। उसे यकीन होता है कि इस क्षेत्र में कोई भी हथियार उसकी तलवार से बेहतर नहीं है। वह तेज गति वाले एक भूत को मार गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरा भूत उसके पेट पर गंभीर प्रहार कर देता है। हयानू दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ता है और प्रशिक्षक पहले से ही मैंने कहा था बोलने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह होती है कि हयानू ने वार और दर्द को सहन कर लिया। पिछले 1 महीने से तलवार गढ़ते गढ़ते उसने सहन शक्ति और धैर्य विकसित कर लिया था। हालांकि उसकी फुर्ती अभी भी कमजोर थी क्योंकि उसे उस पर काम करने का मौका नहीं मिला था। जब वह अभी भी वार के दर्द से जूझ रहा होता है, तभी पागल भूत उसका अंत करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। भूत का रूप बेहद भयानक था, लेकिन हयानू घबराता नहीं। वह पूरी तरह से अपने हथियार पर भरोसा करता है जिसे उसने खुद बनाया था। जैसे ही भूत उस पर हमला करने वाला होता है, हयानू अपनी सारी इंद्रियों को केंद्रित कर देता है और उन्हें काट गिराता है। यह दृश्य देखने वाले सभी लोग, निर्माता, प्रबंधन टीम और प्रशिक्षक पूरी तरह अविश्वास में रह जाते हैं। प्रशिक्षक रेलसन मुस्कुराता है, उसका मूड बदल जाता है। उसे लगता है कि हयानू के पास कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। उसे यकीन होता है कि हयानू ने कहीं से तलवारबाजी सीखी है, लेकिन हयानू केवल इतना कहता है कि एक लोहार को अपने बनाए हथियारों को संभालना आना चाहिए। यही सुनकर रेलसन को एहसास होता है कि वह सचमुच कितना सच्चा लोहार है। उसके हाथों के जख्म और निशान देखकर वह मान लेता है कि हयानू कोई आसान शिकार नहीं है। रेलसन के पास अब माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसका हयानू के प्रति लगाव तुरंत चरम पर पहुंच जाता है। इसी दौरान रेलसन एक अजीब लेकिन महान प्रस्ताव रखता है और पूछता है कि क्या हयानू मैड लॉर्ड बनने को तैयार है। यह एक महान वर्ग था, यहाँ तक कि महाकाव्य पागल शूरवीर वर्ग से भी कहीं बेहतर। जब प्रबंधन टीम यह सुनती है तो वे लगभग दिमाग खो बैठते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि हयानू को इतना बड़ा अवसर दिया जा रहा है। असल में पागल भगवान
मैड लॉर्ड एक शानदार प्राणी है जो सैकड़ों पागल शूरवीरों का नेतृत्व करता है और खेल की दुनिया का रक्षक माना जाता है। रेलसन बेसब्री से ह्यानु के जवाब का इंतजार करता है, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब ह्यानु प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है कि वह एक लोहार है, शूरवीर नहीं। यह सुनकर पर्दे के पीछे से देखने वाले सब मुस्कुरा उठते हैं और यहाँ तक कि प्रशिक्षक भी ह्यानु के इस जवाब से संतुष्ट हो जाता है। ह्यानु को लगा था कि लोहार के तौर पर उसका जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन खेल ने उसकी किस्मत बदल दी और अब वह अपना लोहार का जीवन छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी प्रशिक्षक उसे एक सिफारिश पत्र देता है जिसमें लिखा होता है कि उसे स्वामी के महल में जाना है क्योंकि वहां कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है। चौथे चरण को पार करने के इनाम के तौर पर रेलसन उसे जंग लगा हुआ पुराना कवच देता है जो कभी पागल स्वामी का हुआ करता था। भले ही कवच पुराना और टूटा फूटा है, रेलसन को विश्वास है कि ह्यूनु उसे फिर से जीवन दे पाएगा। वह ह्यूनु का उत्साह बढ़ाता है और कहता है कि उसे ऐसे ही असंभव लगने वाले काम करते रहना चाहिए क्योंकि वही अकेला है जो ये कर सकता है। प्रबंधन टीम खुश होती है कि ह्यूनु उस स्थिति से बच निकला जहां वह अपनी क्षमता खो सकता था। वे जानते हैं कि एक वर्ग है जिसे लोहारों का देवता कहा जाता है और यह लोहारों के लिए सबसे ऊंचा स्तर है। उन्हें खुशी है कि ह्यूनु अब भी उस राह पर है। प्रशिक्षण मैदान साफ करने के बाद ह्यांसु को गांव भेज दिया जाता है ताकि वह खेल में अपनी असली यात्रा शुरू कर सके, लेकिन मुख्य मंच तक पहुंचने से पहले ही उसे लॉग आउट करना पड़ता है क्योंकि असल जिंदगी में भी उसके कुछ काम बाकी होते हैं। ह्यांसु को राहत होती है कि अब वह इस खेल की लय में ढलने लगा है, लेकिन साथ ही उसे चिंता होती है क्योंकि उसके खाते का बैलेंस लगातार कम हो रहा है। ह्यूनु को अब एहसास होता है कि उसे सिर्फ अपने पिता के अस्पताल के बिल ही नहीं बल्कि घर के सारे खर्च भी खुद उठाने होंगे। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। कॉल ज्यून का होता है। ज्यून पूछता है, अरे ह्यूनु, तूने ट्रेनिंग ग्राउंड क्लियर किया या नहीं? तू तो काम में इतना बिजी था कि कई दिनों से लॉगिन ही नहीं किया। ह्यूनु हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ अब कर लिया और मैं अभी अभी टेरिटरी विलेज पहुंचा हूँ। ये सुनकर ज्यून खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया, अब तू ऑक्शन हाउस जरूर देखना, वहां तुझे हर तरह का गियर और आइटम मिल जाएगा। लोग तो वहां गोल्ड में चीजें बेचते हैं और सुन, 10 गोल्ड का मतलब 10,000 वोन होता है। वो हंसते हुए कहता है, असल में अब लोग इस गेम को अपनी असली नौकरी की तरह ले रहे हैं। फिर वह धीरे से सच बताता है, यही वजह थी कि मैंने तुझे गेम में लाने की जिद की थी। मैंने कभी तेरे और तेरे पिता जैसी तलवारें नहीं देखी। अब जब तू भी यहाँ है तो हम मिलकर सबसे बेहतरीन तलवारें बेच सकते हैं। ह्यूनु थोड़ा भावुक हो जाता है। वह ज्यून की ओर देखकर कहता है, धन्यवाद दोस्त, तूने मेरे लिए जो किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, ये थी इस मैनहवा की कहानी का पार्ट 1। अब अगला पार्ट और भी धमाकेदार होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।